इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। महिलाएं जाति एवं सुधार भाग 2 चैप्टर 8 इतिहास, जिसमें हमें पढ़ना है लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं। लड़कियां उस समय से स्कूल जाने लगी थीं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधरने के लिए, महिलाओं का दशा अगर सुधारना है तो लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित और सुधर जाएं, तो इसके लिए लड़कियों को शिक्षित कर दो। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, अपने खर्चे से भी और समाज से पैसे लेकर भी खोलते थे। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, और बहुत लोगों को ये डर था कि स्कूल वाले घर से बच्चियों को निकाल ले जाएंगे, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। ये लोगों का डर था और इससे ही लोग डरते थे। लेकिन जिनकी एकलौती बेटी थी वो तो उसे ही बेटा मानता था, उसी को बच्चा मानता है। और इतना जान लो, जिस शिक्षक के 4 बच्चे हो गए वो शिक्षक कहाने लायक नहीं है, उसे शर्म आनी चाहिए कि वो शिक्षक है। जिन शिक्षक का शरीर है, फैटी शरीर है, वो शिक्षक कहाने लायक नहीं होते हैं। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी, और स्कूल जाने में सार्वजनिक जगह, मंदिर, चर्च, दवाई खाना, दारू खाना और बहुत सारे ऐसे जगह आएंगे जहां पर गुंडे मवाली बहुत मिलते हैं। लेकिन इतना जान लो, जब तक सोना आग से नहीं गुजरेगा तब तक सोने पर चमक नहीं आएगी। जब तक लोहे को आग में ना डाला जाए तब तक लोहा कोई आकार में नहीं बनेगा, कोई आकार में नहीं ढलेगा। इसलिए अगर सार्वजनिक जगह को क्रॉस लड़कियां ना करे, लोगों वाली भीड़ भाड़ वाली जगहों को क्रॉस ना करे, तो लड़कियां कुछ सीख भी नहीं पाएंगी। उस समय का भी ये नारा था और अभी का भी यही है। अभी तो पापा की पढ़ियां हो गई हैं, गलती खुद का, अब बोलती हैं कि गलती सामने वाले का है। वाह वाह, क्या बात है। रोड पर वो गिर जाए, उनकी गलती नहीं है, रोड की गलती है कि रोड उसको बचाया नहीं। ऐसा होता है क्या? ऐसे समझना चाहिए लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को तो खास कर समझना चाहिए। और जितने भी लड़कियां हैं 8वीं क्लास में जो पढ़ रही हैं, वो अपने आप को अनोखा अवतार ना माने, बस समानता का अधिकार रखते हुए अपने आप को जीवन व्यतीत करे और अपने आप को उच्च स्तर पर ले जाए, नीचे स्तर पे नहीं। क्योंकि रिश्ते नाते ये जो हैं, ये निचले स्तर पे ले जाते हैं। लेकिन अपने मार्ग को चुनो, अपना लक्ष्य पालो, वही तुम्हारा उछला स्तर हो गया। माउंट एवरेस्ट का चोटी पर जाना है, माउंट एवरेस्ट के पीक पे जाना है, तो तुम्हें आग से होकर गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे खुशियों को मारना पड़ेगा। अगर बड़ी खुशियां चाहिए तो छोटे खुशियों को तुम्हें गला घोटना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, मतलब खुद बड़े बड़े लोग जाकर जुआ अड्डा पर लड़कियों का डांस देखकर आते थे, नृत्य देखकर आते थे, रंभाबाई, काकाबाई, छानाबाई, तो ये लोग नहीं बिगड़ते थे। लेकिन अगर लड़कियां जाती हैं तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी। मतलब गजब की अंधविश्वास थी। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति के देखभाल में ही घर पर ही पढ़ाया जाता था। और इसी के फलस्वरूप को देखते हुए वो जो पढ़ना चाहती थी, उनको पति या पिता के संरक्षण में ही उन्हें घर पर ही मास्टर जी को बुलाकर शिक्षा दी जाती थी। जैसे में किसी के घर पे आ गए, अब उनके घर पे आस पड़ोस मोहल्ले की लड़कियां बिठरा जाएंगी और पढ़ लेंगी। कई महिलाओं ने
बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखी। खुद से जो पढ़ना लिखना सीखता है वही इतिहास रचता है। मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, चिन्नाबाई, चंपाबाई और बहुत सारे, ऐसे में मुसलमानी औरतों का भी नाम हजरत बेगम, सीना बेगम, रुकैया बेगम, ये लोग खुद से पढ़ने वाले इंसान थे। ये खुद से पढ़ने वाले लड़कियां थी। इसलिए ये अपने आप को इतना होशियार मान ली, इतना होशियार बना ली कि आज उनका नाम इतिहास में लिखा गया है। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? मतलब याद है, जब 7वें क्लास के इतिहास के बुक में जब जब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन चल रहा था तो उस पुस्तक में राज सुंदरी देवी के बारे में लिखा है। उसके बारे में याद है? नहीं याद होगा, क्योंकि कल की बात याद नहीं रहती है तो एक साल पहले की बात कहां से याद रहेगी। वे ऐसी महिला थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चारों चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखी थी। कौन? राज सुंदरी देवी। वो चोरी छुपी, मतलब लुक छुपाकर, चोरी छुपे अपने घर में एक दिया मतलब एक शीशी में तेल भरकर उसमें से पोलिता निकालकर उसमें आग लगाकर लोग पढ़ता था। पहले दिया, ललटेन, मोमबत्ती तो होता ही नहीं था। पहले मोमबत्ती तो बहुत कम घरों में मिलेगा, दिया ही मिलेगा जो कड़ू तेल से चलेगा, किरासन तेल से चलेगा। पहले तो किरासन तेल भी नहीं होता था, पहले कड़ू तेल से चलता था। और बहुत सारे अजीबोगरीब ईंधन तेल बनाए जाते थे, कड़वैनी का, सौंठ का, लौंग का, उसके अनुसार से ही दिया जलता था। तो उस टिमटिमाती लौ में चोरी छुपे उन्होंने लिखना पढ़ना सीखा था। आज बोल दिया जाए दिया के रोशनी में पढ़ने के लिए, आधे से ज्यादा तो सो जाएंगे। और बहुत लड़कियां तो ललटेन से पढ़ते पढ़ते अपना बाल जला लिए हैं, लड़की क्या लड़के भी। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। और 19वीं सदी के आखिर में पंजाब में कौन स्कूल खोला? ज्योतिराव फुले द्वारा खोला गया। नहीं, वहां के लिए नहीं, आर्य द्वारा पंजाब में खोला गया और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी और कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। और ये लोग कुरान शरीफ, कुरान का पवित्र बुक, पाक, उर्दू में बोले तो पाक बुक को सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षाएं, मतलब वहां की टीचरें, शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। कौन बोला था कि महिलाओं को भी शिक्षा का आधार होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए? कौन बेगम थी? अरे यार, अभी तो बोला, मुमताज बेगम। ये शाहजहां वाली मुमताज बेगम नहीं है, दूसरी मुमताज बेगम है। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हो गया और 19वीं सदी के आखिर में उपन्यास उर्दू में छपने लगे, अरबी भाषा में। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। जैसे में इनको इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे अपने धर्म के बारे में पढ़ें और घरेलू कामकाज के बारे में पढ़ें और हस्तकला के बारे में भी पढ़ें। और हस्तकला आपको 11 और 12 में अलग ही बुक आता है उसका, जो पढ़ने का मौका मिलेगा। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी, और ये तो अच्छी बात हो गई कि महिलाओं के बारे में ही महिलाएं लिखने लगी। और ये तस्वीर देख लो,
तस्वीर है 6। ऊपर है श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये चित्र है, और नीचे वाले चित्र जो है दिखा देता हूँ। चित्र 6, हिंदू महाविद्यालय के छात्राएं 1875। 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। हिंदू महिलाएं विद्यालय ऐसे शुरुआती स्थानों में से था, मतलब हिंदू महिलाएं का जो विद्यालय था ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी, और जितना पढ़ाई लड़कों को पढ़ाया जाता था वही पढ़ाई लड़कियों को भी पढ़ाया जाता था, इसलिए थोड़ी सी उसको कम कर दिया गया पढ़ाना। और ये हिंदू विश्वविद्यालय है, क्या हिंदू महाविश्वविद्यालय के छात्राएं हैं। देखिए पहले के छात्राएं का कोई एज लिमिटेशन नहीं है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, कोई ज्यादा बड़ी है तो कोई ज्यादा छोटी है। ये देख लो सबसे छोटी है, ये आंटी जी सबसे बड़ी हो गई, इधर भी सब लोग बड़े बड़े हैं। 20वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया के बारे में मैं बताया था इसके पहले में। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। बेगम रुकैया सखावत हुसैन उनका पूरा नाम था। वे भी इस दौरान के प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कूट, और जितने भी रूढ़िवादी विचारों वाले थे उनकी कूट, क्या है यहाँ पर कूट है ना, हाँ, कटु आलोचक थी। मतलब एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। तुम टेढ़ा बोलोगे तो हम भी टेढ़े ही बोलेंगे, सीधा नहीं बोलेंगे। और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है, और कोई भी धर्म हो जिसके धार्मिक नेता में कौन आएंगे, मुस्लिम में मौलवी और हिंदू में पंडित ब्राह्मण। तो ये लोग औरतों को निचले दर्जे में रखा है, और औरतों को झुकाकर ही रखना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी, और 1880 में बहुत सारे महिलाएं विश्वविद्यालय में भी पढ़ने लगी थी। और केवल ये 1880 का बात भी नहीं है, आजादी से पहले भी लोग पढ़ते थे। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई, मतलब कुछ डॉक्टर, नर्स और कुछ मास्टर बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था उस पे भी ये लोग अपना विचार को प्रकाशित किए, लोगों के सामने लाए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित किया, जिनमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। मतलब उसमें क्या तुलना किया जा रहा है स्त्री और पुरुष के बीच में, उस पर किताब लिखी थी, जिसमें जितने भी महिला और पुरुष के बीच में सामाजिक फर्क है उन सब के आलोचना उसमें दिया गया है। अगर पढ़ना चाहते हो तो बुक स्टोर से जाकर ले लो इसको। ये मैं बता दूं जरा, जब औरत का पति मर जाता है, स्तोत्र 2, जब औरत का पति मर जाता है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, क्या औरतों को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि उन्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है।
मतलब औरतों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जितनी तुम्हारी जिंदगी तुम्हें प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुष से बिल्कुल अलग चीज से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो। मतलब ऐसा मान लो कि वो धूल चट्टानों से तो नहीं बनी, लोहे में जंग लगा है उससे तो नहीं बनी, और वह तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो, और तुम और तुम्हारा जिंदगी शुद्ध सोने का हो, ऐसा भी तो नहीं था। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल, मतलब उसके लहराते बाल, बड़े बड़े बाल साफ कर देता है। सफाई इसलिए की जाती है तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। और इस उस बुक में यही लिखा गया है कि सफाई इसलिए की जाती थी हमारे बालों की कि तुम्हारे दिल में ठंडक बैठ जाए, तुम्हारे आंखों में ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह अबो आओ भगत, मतलब स्वागत करना से आओ भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाए जहां विवाहित महिलाएं जाती है। और भला इन पंडितों नहीं, भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, यही हमारी पाबंदी है। वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होती है। ये इनका खुद का, मतलब स्त्री पुरुष तुलना में जो लिखा गया था, ये ताराबाई शिंदे का एक वृत्तांग है जो इसमें बता रही हैं जब औरत का पति मर जाता है। और यही है पंडित रामाबाई। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की, विधवा गृह जैसे में विधवा आश्रम की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेले रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपने रोजी रोटी चला सके, और ये तो नेक काम था। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूले हो गए, और जितने भी रूढ़िवादी थे, जो एकदम घटिया लोग होते हैं, महा घटिया लोग होते हैं, वो लोग आग बबूले हो गए। मतलब समझ लो रूढ़िवादी मतलब कट्टरवादी, जैसे में धर्म का जो कट्टरवादी होता है वो रूढ़िवादी होता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिसे हिंदू संस्कृति जो है वो भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएगा। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे, और रूढ़िवादी मुसलमान जो थे वो भी इन बदलावों को लेकर चिंतित थे। उनको तो ज्यादा चिंता था, कहीं इतना दिन से राज करते आए थे, अब अचानक से वो लोग 3 तलाक बोल देंगे, तलाक 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 हो गया भाई। मतलब कोर्ट कचहरी सब खत्म, 3 बार बोल दिए तलाक 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 हो गया। इसी बात को 2017 में जब प्रधानमंत्री का रैली आया था यूपी में, तो यूपी में भी 3 तलाक चलता था। 3 बार कोई तलाक बोल दिया तो तलाक हो जाता था। लेकिन यूपी में जब योगी सरकार आया तो 3 तलाक को पूरी तरह से बैंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और जो भी 3 तलाक बोलते थे, लड़कियां डायरेक्ट पीएम मोदी को फोन करती थी, उनका अरेस्टिंग करवाती थी, अरेस्ट हो जाते थे। बस कुछ मामले हुए, बाकी सब शांत हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी, बहुत ज्यादा। उन्होंने
किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। किस पे? राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी, एक झुंड, एक भीड़, एक दल बनाने लगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बहुत विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया, और जितने भी औरतें थीं इन्होंने राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। क्योंकि अपना अधिकार चाहिए भाई। अपने अधिकार के लिए कौन नहीं लड़ता है? क्या तुम नहीं लड़ते हो? मम्मी से पापा से खिलौना चाहिए, गिफ्ट चाहिए, बर्थडे का पार्टी चाहिए, कौन नहीं लड़ता है? पैसे चाहिए, दोस्त को पार्टी देने के लिए पैसा चाहिए, भूजा खाने के लिए पैसा चाहिए, नमकीन, समोसा, बर्गर, इडली, अंडा खाने के लिए पैसा चाहिए, पानी पूरी खाने के लिए पैसा चाहिए। क्या इसके लिए आंदोलन नहीं कर देते? मांग नहीं देते हो? अपने अधिकार से नहीं मांग लेते? पॉकेट मनी तुमको नहीं मिलता? मिलता है ना? तो 20वीं सदी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांग का समर्थन किया था। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी महिलाओं के स्वतंत्र भावों के लिए उसके मांगों का समर्थन किया था। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। मतलब अंग्रेजी राज जो महिला व्यवस्था है उसी में जोर लगाना चाहिए, उसी में थोड़ा और ज्यादा करके अपना काम निकालना चाहिए। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। और बाल विवाह के विरुद्ध क्या कानून लगा था? देखो, लड़का कितना बड़ा है, लड़की कितनी छोटी है, इस तरह तो पहले विवाह होता था। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई, और उस लेखन के वजह से आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद ने जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह करना कानूनी अपराध है, निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वे वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुई जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे, और जिस तरह कानून के कड़वे बहस और कड़वे संघर्ष पहले नहीं हुए थे जैसे इसके बारे में अब हुआ। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल वो 18 साल कर दी गई थी। 21 का लड़का और 18 साल की लड़की होगी तभी कानूनी तौर पे शादी करने के लायक होंगे। आज उसको बढ़ाकर लड़के का 21 और लड़की का भी 21 कर दिया गया है। समानता का अधिकार दोनों को दे दिया गया है। लड़की का जो 18 था उसको बढ़ाकर कानूनी अधिकार 21 कर दिया गया, क्योंकि जिन लड़कियों को पढ़ना था वो अपने घर पे अब बोल सकती हैं कि हमें पढ़ना है, हमें विवाह नहीं करना है। अगर आप हमको फोर्स करते हैं तो मैं जाकर थाना में केस कर दूंगी या कंप्लेन दे दूंगी कि मेरे विवाह मेरे मर्जी से नहीं हो रहा है। जो भी लड़की यहाँ पर पढ़ रही है, तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है, तुम्हें जिंदगी में कुछ बनना है, तो कभी भी 21 से पहले शादी मत करना। आधार कार्ड से 21 तुम्हारा हो जाए
उसके बाद शादी करना हो तो करना, नहीं तो उसके पहले नहीं, सोचना भी नहीं। क्योंकि जिंदगी में लक्ष्य को पाना, अपने सपनों को जीतना, वही सबसे बड़ा कामयाबी होता है। यहाँ पे देखो चित्र 8, चित्र 8 में दिया गया है 8 साल की दुल्हन, और ये 8 साल की दुल्हन है और लड़का देखो कितना बड़ा है, करीबन 14-16 तो होगा ही। यह 20वीं सदी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। 20वीं सदी में 2000 के करीब में। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। और आज भी आंकड़ा सही है, लव मैरिज के अनुसार, लव मैरिज के कारण लड़के लड़कियां 20 साल से पहले ही शादी कर ले रहे हैं, घर छोड़कर भाग जा रहे हैं। घर वाले शादी से मना कर रहे हैं तो, घर वाले इनकार कर रहे हैं तो घर छोड़ के भाग जा रहे हैं। इसलिए मैं बताता हूँ बाबू, पढ़ो लिखो और अपनी जिंदगी को संवारो, एक अच्छे लाइफ स्टाइल को जियो ना। जो तुम्हें चुनौती दे रहा है उस चुनौती को जीतो, ये नहीं कि उस चुनौती से हार जाओ। और कभी भी समझौता रिलेशन के तौर पे मत करना। और जो रिलेशन पढ़ाई से समझौता करने का आ गया, सबसे पहले उस रिलेशन को छोड़ो। ये मत सोचना कि कौन क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, अगल पड़ोसी रिलेशनदार लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो। कान में रुई डालो और जो करना है आराम से करो। बस अपने परिवार को बता कर करो कि हम क्या कर रहे हैं। पूरे अच्छे तरीके से समझाओ कि हम करना क्या चाहते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपके परिवार वाले भी आपके साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है जाति और समाज सुधार। और जाति और समाज सुधार में इसको अगले भाग में जानते हैं। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, हमारे और हमारे टीम की तरफ से।